मंच पे बैठे हुए सभी हजरात, ऑल इंडिया मिली काउंसिल के सारे ऑफिस बेयरर्स, मेंबर्स और यहाँ आए हुए हमारे सब भाई बहन, सबको मेरा आदाब, सलाम और नमस्कार। मैं पहले तो ऑल इंडिया मिली काउंसिल को बधाई देना चाहता हूँ कि ये अपना फाउंडेशन दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इस महत्वपूर्ण ओकेजन पर मुझे यहाँ बुलाएं। आज हमारा देश बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, आप लोग सब वाकिफ़ हैं। एक ऐसी हुकूमत आ गई है दिल्ली में जो इस देश पर राज कर रही है, तो जो इस देश के नागरिकों की छाती पर बैठकर उनको रौंद रही है, जो इस देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहती है, जो इस देश के अल्पसंख्यकों को सेकेंड क्लास सिटीजन्स बनाना चाहती है, जो नफरत फैलाकर देश को बांटकर सत्ता में रहना चाहते हैं, जो झूठ फैलाना चाहते हैं, फैला रहे हैं, जो इस देश का साइंटिफिक टेम्पर खत्म कर रहे हैं और ऐसे नागरिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनको सच और झूठ के बीच में फर्क ना पता लगे, जिनको जो क्या साइंटिफिक है क्या अनसाइंटिफिक है उसके बीच में फर्क ना समझ में आए। हम ऐसे हालात से गुजर रहे हैं और जिस हुकूमत ने दुर्भाग्यवश सारे इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर लिया है, तकरीबन सारे इंस्टीट्यूशंस पर, जिनको हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने हमको आज़ादी दिलवाई उसमें सब लोग थे, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सब धर्म के लोग थे। उन लोगों ने मिलकर एक बहुत बढ़िया संविधान बनाया और उस संविधान में सब नागरिकों को कई मौलिक अधिकार दिए, सब धर्मों को बराबर माना गया, सबको बराबर के अधिकार दिए गए और इन अधिकारों को कायम रखने के लिए कई इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, जिनको सोचा गया था कि भाई ये सरकार से स्वतंत्र रहेंगे, मौजूदा सरकार से स्वतंत्र रहेंगे। इलेक्शन कमीशन बनाया गया ताकि ईमानदारी से चुनाव हो सकें, लोकतंत्र ईमानदारी से चल सके। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को बनाया गया, जिससे कि इस देश की जो संपत्ति है, जो पब्लिक संपत्ति है, जितने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारें हैं, उनका ईमानदारी से ऑडिट हो सके। उसके अलावा न्यायपालिका बनाई गई, सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन, जिनको ये दायित्व दिया गया कि वो सब नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे और विधायिका और कार्यपालिका को अपने अपने दायरे में रखेंगे। ये दायित्व बहुत महत्वपूर्ण दायित्व हमारी न्यायपालिका को, खासकर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। उसके अलावा और भी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, जिनको पहले तो सरकार के तहत रखा गया था, जो इन्वेस्टिगेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, सीबीआई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है,
विजिलेंस कमीशन है और जो नॉर्मल पुलिस है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश दिए कि भाई इनको सरकार से कम थोड़ा स्वतंत्र रखना जरूरी है। प्रकाश सिंह के केस में पुलिस को सरकार से स्वतंत्र बनाने के लिए कई आदेश दिए गए। विनीत नारायण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को स्वतंत्र बनाने के लिए कई आदेश दिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को स्टैट्यूटरी दर्जा देने के आदेश दिए गए और न्यायपालिका ने खुद ही अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखने के लिए यह आदेश दिया कि न्यायाधीशों का चयन सरकार नहीं करेगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ जज हैं वो मिलकर चयन करेंगे, जिससे कि सरकार का अधिकार जजों के चयन में करीब करीब तकरीबन खत्म हो जाए या बहुत कम रह जाए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मौजूदा सरकार ने इन सारे इंस्टीट्यूशंस की स्वतंत्रता को तकरीबन खत्म कर दिया। और अगर आप इलेक्शन कमीशन को ले लें तो आज साफ दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन का चयन अभी भी सरकार के हाथ में है। बीच में अभी कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने आदेश दिया था कि इलेक्शन कमिश्नर्स का चयन सरकार के हाथ में नहीं रह सकता अगर हमको अपने लोकतंत्र को कायम रखना है, और इसलिए उनका चयन प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलकर करेंगे। लेकिन उस फैसले को पलट दिया गया। एक नया कानून ले आए कि इलेक्शन कमिश्नर्स का चयन प्रधानमंत्री, एक और मंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन करेंगे, यानी चीफ जस्टिस को हटाकर एक और मंत्री ले आए। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कोई मतलब ही नहीं है, वो डिसेंट नोट लिखते रहते हैं, लेकिन सरकार अपनी मनमानी करती है और अपने ही पिट्ठुओं को इलेक्शन कमिश्नर बना रही है। और नतीजा हम साफ देख रहे हैं कि आज हम ऐसा इलेक्शन कमीशन, जो कि पिछले 40 साल में जब से सेशन साहब इलेक्शन कमिश्नर बने थे तब से ये नज़ारा नहीं देखा गया। पिछले कुछ साल में देखा गया कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सरकार का पिट्ठू बनकर काम कर रहा है। अभी बिहार में चुनाव हुए, आपने देखा कि चुनाव से ठीक पहले 10-10 हज़ार रुपये बांट दिए गए। 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाओं को 1000 स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई, जिसमें भाजपा ने पैसा देकर लोगों को बिहार वोट करने भेजा। एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऐसे हड़बड़ी में किया गया जिसमें कोई पारदर्शिता नहीं। वोटर्स लिस्ट में बहुत बदलाव किए गए, बहुत सारे 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए, 22 लाख लोगों के नाम जोड़ दिए गए, कोई पारदर्शिता नहीं। और जब जब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन सरकार का कोई मुलाजिम करता है, केंद्र सरकार का या रूलिंग पार्टी का, तब तक उसको अनदेखा किया जाता है। सिर्फ ऑपोजिशन कोई मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन करता है तब एक्शन इलेक्शन कमीशन लेता है। उसी तरह से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का भी हम देख रहे हैं कि जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां वहां तो ऑडिट बहुत कम कर दिए गए। सिर्फ ऑपोजिशन की सरकारों के ऑडिट किए जा रहे हैं मेनली, और ऑडिट भी जो सरकार कहती है उस हिसाब से किए जाते हैं। और न्यायपालिका का ऐसा हाल हो गया। उससे पहले मैं न्यायपालिका का थोड़ा विस्तार से जिक्र करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता था कि देखिए, इन्होंने कोशिश करी, शुरू से इन्होंने बोला कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मतलब क्या था? मतलब ये था कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो नॉन हिंदू हैं, वो सेकंड क्लास सिटीजन बनकर रह जाएं, उनकी वोटिंग राइट्स छीन लिए जाएं और उनको हिंदुओं के तहत रहना होगा। ये
इनकी मंशा है, इनकी सोच है। उसके लिए पहले इन्होंने कोशिश करी कि भाई हम किसी तरह से संविधान में संशोधन कर दें, सेकुलरिज्म को हटा दें। फिर ये रियलाइजेशन हुआ कि सेकुलरिज्म को तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बड़ी खंडपीठों ने बेसिक स्ट्रक्चर माना है, इसका बदलाव नहीं कर सकते। तब ये सोचा गया कि चलो हम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाते हैं, उसमें हम अल्पसंख्यकों को बाहर कर देंगे, हिंदुओं को ही आने देंगे। उसमें भी जब आसाम में किया गया तो पता लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ था, तो पता लगा कि उसमें 80% लोग जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के बाहर रह गए वो हिंदू थे। तब इन्होंने सोचा कि अच्छा, जो हिंदू बाहर रह गए हैं उनको अंदर लाने के लिए हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ले आते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला गया कि जितने नॉन मुस्लिम लोग हैं उन सबको हम सिटीजनशिप दे देंगे अगर वो पास के देशों से रेफ्यूजी बनकर आए हैं रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की वजह से। इन्होंने सोचा कि ये जो हिंदू एनआरसी से बाहर रह गए हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से, उनको हम वापस ले आएंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनको सिटीजनशिप दे देंगे। फिर ये रियलाइजेशन हुआ कि उनको सिटीजनशिप की एप्लीकेशन देने के लिए ये कहना पड़ेगा कि भाई हम पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हैं और हम वहाँ से रेफ्यूजी बनकर आए हैं, इसलिए हम आपसे सिटीजनशिप मांग रहे हैं। तो वो भी वो लोग करने के लिए नहीं तैयार थे। तब इनको लगा कि अच्छा, हम एक नया तरीका अख्तियार करते हैं, हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करेंगे वोटर्स लिस्ट का। और ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऐसे हड़बड़ी में किया जाएगा जिसमें जिसको चाहें, देखिए अब इन्होंने क्या किया है, पहले जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता था या इंटेंसिव रिवीजन हुआ था पहले इतिहास में जब जब भी हुआ है, पहले की वोटर्स लिस्ट को बेस माना गया और उसमें फिर देखकर फेरबदल किया गया है कि भाई ये मर चुका है, ये दूसरी जगह रजिस्टर्ड है, ये यहाँ से माइग्रेट कर चुका है, उसका नाम हटा दिया गया। अब इन्होंने नया तरीका निकाला कि सबसे बोलेंगे कि आप एक एन्यूमरेशन फॉर्म भरिए और साथ में कुछ दस्तावेज दीजिए जिसमें आपका पासपोर्ट, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, लैंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस तरह के, और मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। बाद में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अब आधार भी जोड़ दिया है। पर ये कह रहे हैं कि हम इन किसी डॉक्यूमेंट को सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं मानेंगे। तो पहले तो वो ये कर रहे हैं, कोशिश ये है कि हड़बड़ी में जब करें जल्दी जल्दी में, तो बहुत सारे लोग जो एन्यूमरेशन फॉर्म ना भर पाए उनको तो फिर वोटर्स लिस्ट से बाहर कर देंगे, क्योंकि इन्होंने ये रूल बनाया है जिसने नहीं भरा उसको बाहर कर दिया जाएगा। और इंस्ट्रक्शंस अपने बूथ लेवल ऑफिसर्स को ये देंगे कि भाई जो हमारे लोग हैं उनका तो तुम भरवा दो, जो हमारे लोग नहीं हैं उनका मत भरवाओ, अगर वो भरते हैं ठीक है, नहीं भरते हैं तो उनको रहने दो। फिर वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, कह रहे हैं सिटीजनशिप का प्रूफ दिखाओ। तो जिसको चाहे, कोई उसका पैमाना तो तय नहीं किया है, जिसको चाहे बाहर कर दें। तो ये एक नया तरीका इन्होंने अख्तियार किया है कि हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जिसको चाहे वोटर्स लिस्ट से बाहर निकाल देंगे। तो उनका मकसद एक तरह से हल हो जाता है। मेन मकसद तो यही है कि अल्पसंख्यकों को, खासकर मुसलमानों को वोटर्स लिस्ट से बाहर कर दो जहां तक हो सके। लेकिन वो भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी रेजिस्टेंस है, जगह जगह से रेजिस्टेंस है। सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका की भी स्वतंत्रता जो है काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है।
न्यायपालिका में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, पहले से थी। फैसले जल्दी नहीं होते, आम आदमी तो न्यायपालिका में प्रवेश नहीं कर पाता, उसके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं। फैसले जल्दी नहीं होते, तारीख पर तारीख पड़ती रहती है। फैसले गलत होते हैं क्योंकि जज नासमझ है, कई बार भ्रष्ट है। लेकिन आज एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है जो पहले इस हद तक नहीं थी, कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता इस मौजूदा सरकार ने, केंद्र सरकार ने काफी हद तक खत्म कर दी है। कैसे खत्म करी है? एक तरीका तो पहले से था कि भाई जजों को रिटायरमेंट के बाद कोई दूसरी नौकरी दे दो। इन्होंने खूब धड़ल्ले से इस तरीके को यूज किया है। और जैसे अरुण जेटली ने बोला था कि जजों के फैसले इससे इन्फ्लुएंस होते हैं कि उनको रिटायरमेंट के बाद कोई नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, सरकार देगी कि नहीं देगी। तो बहुत सारे लोगों को, जैसे गोगोई साहब चीफ जस्टिस थे जिन्होंने अयोध्या का फैसला दिया, उनको राज्यसभा मेंबर बना दिया। एक और नज़ीर साहब जिन्होंने अयोध्या का फैसला दिया, उनको गवर्नर बना दिया। एक और अरुण मिश्रा साहब जिन्होंने सैकड़ों ने बीसियों फैसले ऐसे दिए सरकार के हक में और अडानी के हक में, उनको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया। एक और साहब खानविलकर जिन्होंने यूएपीए पीएमएलए को सख्त बनाने के लिए फैसले दिए, बेहुदे बहुत सारे फैसले दिए, सब सरकार के हक में फैसले दिए, उनको लोकपाल बना दिया। तमाम ऐसे इन लोगों ने इसको बिल्कुल रूथलेसली इस्तेमाल किया। उसके अलावा ये देखा गया कि जब जब एक फांसीवादी सरकार दिखती है तो बहुत सारे जज जो ईमानदार भी होते हैं वो डर जाते हैं। उनको ये डर लगता है कि भाई कहीं हमको, ये तो बड़ी तगड़ी फांसीवादी सरकार है, हम इनके खिलाफ फैसला देंगे, कहीं हमको ही जेल में डाल दें। तो बहुत सारे जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो ईमानदार भले ही हों लेकिन इतना हिम्मत नहीं होती, वो भी डर जाते हैं। एक और नया तरीका इन लोगों ने निकाल लिया कि जब जजों का चयन होता है, सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कह दिया कि जजों का चयन जो है सरकार नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज करेंगे, लेकिन इन लोगों ने नया तरीका उसको तोड़ने का निकाल दिया, उसकी तोड़ निकाल दी कि जब वरिष्ठ जज कोई अच्छे और स्वतंत्र और रीढ़ की हड्डी वाले जज का चयन करते हैं तो ये सरकार उस रिकमेंडेशन पर या तो बैठी रहती है, सालों तक बैठी रहती है। अगर इनको एक ही अख्तियार दिया गया है, आप एक बार नाम वापस भेज सकते हैं अपने ऑब्जेक्शन के साथ, उसके बाद अगर वरिष्ठ जजों का कोलिजियम फिर से रीटरेट करता है तो उसको बनाना पड़ेगा। कभी कभी जब आमतौर पर तो ये लोग बैठे रहते हैं, उनके बारे में ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, उनका नोटिफिकेशन ही नहीं करते उन जजों का जो लगता है इनको कि भाई इनमें रीढ़ की हड्डी भी है, स्वतंत्र भी हैं, ईमानदार भी हैं, रीढ़ की हड्डी भी है। उनका ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं। जब कोई चीफ जस्टिस बार बार कहता है कि भाई तुमने जवाब ही नहीं दिया, तुम जवाब तो दो, तब ये जवाब देते हैं और ऑब्जेक्शन उठाते हैं। और जब ऑब्जेक्शन के बाद फिर से वरिष्ठ जजों का कोलिजियम यूनानिमसली उन नाम को रीटरेट करता है कि नहीं भाई हम इसी जज को चाहते हैं, तब भी उसका अपॉइंटमेंट नोटिफाई नहीं करते। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए था, दो विकल्प थे, या तो वो ये कहते कि भाई लॉ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री जिन्होंने भी ये फाइल रोकी हुई है, जो जवाब नहीं दे रहे, उनके ऊपर हम कंटेम्प्ट का मुकदमा चलाएंगे, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कोर्ट में बुलाएंगे। और या वो ये कहते, जैसे कि गवर्नर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला था कि अगर 3 महीने में गवर्नर किसी कानून, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया है और
गवर्नर उस पर अमल नहीं करता तो ये मान लिया जाएगा कि उसके ऊपर अमल हो चुका है। अगर वो वापस भी नहीं भेजता, अमल भी नहीं करता, तो मान लिया जाएगा कि अमल हो चुका है। तो इन दोनों में से एक चीज करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया और सरकार की मनमानी चलने दी, इस सरकार की, जिसकी वजह से उस तरह के निष्पक्ष, जैसे जस्टिस मुरलीधर, जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के जज के तहत ये बात पूछी कि भाई तुमने कपिल मिश्रा के ऊपर दिल्ली दंगों को उकसाने का एफआईआर क्यों नहीं किया, उनको तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया, फिर उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया गया। उसमें कोलिजियम की भी गलती थी, कोलिजियम सरकार के दबाव में आ गया, लेकिन सरकार ने दबाव डाला कि भाई नहीं, इस जज को तो हम लोग नहीं रख सकते, किसी तरह से दिल्ली में भी नहीं रख सकते और सुप्रीम कोर्ट में तो बिल्कुल कतई नहीं आने दे सकते। तो एक ये तरीका सरकार, इस मौजूदा सरकार ने अख्तियार किया है। लेकिन सबसे खतरनाक तरीका ये है कि ये सारी एजेंसीज, आईबी, पुलिस, सीबीआई, ईडी, सबको कहते हैं, इनकम टैक्स, कि तुम सारे उन जजों के ऊपर डोजियर बनाओ जो चीफ जस्टिस हैं या चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, और उनमें अगर कोई भी कमजोरी पकड़ी गई कि इन्होंने कभी कोई गलत काम किया है, तो उसका इस्तेमाल करके उन जजों को ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये सब तरीके अख्तियार करके, हथकंडे अख्तियार करके इन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बहुत कमज़ोर कर दिया है। बहुत कम जजेस ऐसे बचे हैं जिनमें ये तीन क्वालिटीज़ हैं, ईमानदार, निष्पक्ष और जो सरकार से स्वतंत्र, और जिनमें रीढ़ की हड्डी है। बहुत कम बचे हैं। उस दिन हम लोग काउंट कर रहे थे बैठ के, तो लगा कि शायद 5 ही जज हैं सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जिनमें ये तीन क्वालिटीज़ हैं। 5 या 6 हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 35 जजों में। तो हालात बहुत बिगड़ गए हैं। अब सवाल यह है कि हम लोगों को, और मीडिया के ऊपर तो पूरा कब्जा कर लिया है इन लोगों ने, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे अखबार हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। पर अच्छी बात एक ये हुई है, देखिए ये एक बहुत एक जिसको कहते हैं कि सिल्वर लाइनिंग है, कि एक स्वतंत्र मीडिया इस देश में खड़ा हो गया है जो कि सोशल मीडिया और इंटरनेट पर चलता है। और ये मीडिया आज मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा ताकतवर है, इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। और आज इस इंटरनेट या सोशल मीडिया पर, यूट्यूब वगैरह पर बहुत सारे अच्छे जर्नलिस्ट अच्छा जर्नलिज्म कर रहे हैं, लेकिन उनका भी मुंह बंद करने के लिए सरकार बहुत तिलमिला रही है। और इसी वजह से पिछले 24 के चुनाव में इनकी मेजॉरिटी नहीं आई, क्योंकि वो जो ऑल्टरनेट मीडिया है उसमें इतना बढ़िया काम हुआ, उसका इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि इनकी मेजॉरिटी नहीं आ पाई। लेकिन ये लोग तिलमिलाए हुए हैं उस मीडिया से, अब हर तरह के हथकंडे लगा रहे हैं। ब्रॉडकास्टर्स बिल ले आए, डेटा प्रोटेक्शन बिल ले आए, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ले आए। सबका मकसद यही है कि सोशल मीडिया पर शिकंजा कसा जाए। और अब नया तरीका कि सुप्रीम कोर्ट से कहलवा रहे हैं कि सरकार सोशल मीडिया पर कुछ अंकुश लगाए। अब ये बात सही है कि सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे बेहुदे लोग भी हैं और कई बार बेहुदी बातें भी होती हैं, लेकिन उसके चक्कर में ये चाहते हैं, सरकार अब ये चाहती है कि हम इस तरह की गाइडलाइंस बना दें कि कोई जना सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता। कोई जना सरकार जो चाहती है, वो कहते हैं एंटी नेशनल। एंटी नेशनल, अगर किसी ने कुछ चीज़ बोल दी, एंटी नेशनल क्या होता है? वो कहते हैं कि अगर तुम सरकार के खिलाफ बोल दो तो तुम एंटी नेशनल हो।
अगर पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है या किसी और देश से युद्ध हो रहा है या उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है, अगर ये कह दो कि भाई चीन ने हमारी बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, तो तुम एंटी नेशनल हो। तो स्वतंत्र पत्रकारिता जो आज सोशल मीडिया पर हो रही है, जिसका बहुत बढ़िया इन्फ्लुएंस है ओवरऑल, कुछ बेहूदी चीज़ें उसमें भी होती हैं, उस पर अंकुश लगाने के लिए ये सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और इसको हमको रोकना पड़ेगा। अगर हमको, देखिए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, हम लोगों को हताश होने की जरूरत नहीं है। हमारे जो प्रोफेसर थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, वो कहते थे कि व्हेन द गोइंग लुक्स बैड जस्ट हैंग इन देयर, you never know when the tide will turn, and the tide can turn very swiftly. बड़ी तेजी से हालात बदल सकते हैं। हमको डटे रहना है, हमको सही बात कहनी है, हमको अब सड़कों पर भी उतरना है। ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि धारा 140 लगा कर सब जगह लोगों को सड़कों से उतरने पर पाबंदी लगा दें, जिससे लोग सड़कों पर उतर ना पाएं। ये पाबंदी बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि बाहर प्रोटेस्ट करना, पीसफुली प्रोटेस्ट करना, अहिंसा जनक प्रोटेस्ट करना हर एक जने का मौलिक अधिकार है। लेकिन फिर भी ये लोग बार बार पाबंदी लगा रहे हैं और हमको उसको अब तोड़ना होगा। जो गांधी जी ने सिखाया था, सत्याग्रह करना पड़ेगा, यानी कि उस कानून को तोड़ना होगा, पीसफुली तोड़ना होगा, मिलकर तोड़ना होगा, सब लोग मिलकर अगर बाहर आए। वो आज समय आ गया है। तो हमको सही बात कहनी है, जहां नफरत फैलाई जा रही है उसके खिलाफ आवाज उठानी है, जहां पर हमला करा जा रहा है, जहां पर कानून का राज तोड़ा जा रहा है, जैसे बुलडोजर वगैरह करते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठानी है। उसमें कोर्ट में भी जाना है। देखिए, कोर्ट्स का भी रुख जो है काफी कुछ पब्लिक ओपिनियन को देखकर बनता है। अगर उनको दिखता है कि पब्लिक ओपिनियन जो है ज्यादातर इधर है, तो कोर्ट्स का रुख भी बदल जाता है। ये मैंने देखा है, नजदीक से देखा है। तो इसलिए हम लोगों को, और अच्छी बात यह भी है कि देखिए, पब्लिक ओपिनियन इस समय इनके खिलाफ है। चुनाव ये लोग भले ही जीत गए हों, 10,000 रुपए की घूस देकर, बहुत सारी ट्रेनें चलाकर, वोटर्स लिस्ट में थोड़ा बहुत फेरबदल करके चुनाव भले ही जीत गए हों, लेकिन बाय एंड लार्ज देश में आज पब्लिक ओपिनियन, मेरा ये असेसमेंट है कि इनके खिलाफ है। तो इसलिए हताश होने की ज़रूरत नहीं है, हमको डटे रहना है, अपनी बात कहते रहना है, सड़कों पर उतरना है, सत्याग्रह की तैयारी करनी है। और फिर मुझे पूरा यकीन है कि हालात बदलेंगे। और जैसे वो मेधा पाटकर कहती हैं कि एक दिन ज़रूर आएगा जब कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया ज़माना आएगा। और इसी से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप दो सीधा इधर जरा से पीछे आ जाओ। सामने से हटो भाई, सामने से हटो जी, हटो साइड आ जाओ। ओके, दिया गया उस वक्त वो कैफियत उनकी जहन की और जो बानी मिली काउंसिल की, मरहूम हजरत